नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल कुमार जीना सीखो बुक का पार्ट 5 लेकर आया हूँ। तो आइए, योजना द्वारा सफलता। आधुनिक युग में योजना का बड़ा महत्व है। कर्नाटक की प्रगति तथा उन्नति के बहुमुखी योजना बनाकर उसे साकार कर रूप देने वाले थे सर एम विश्वेश्वरैया। जापान का अद्भुत विकास उसकी सुदृढ़ योजनाओं तथा उनके क्रियान्वयन द्वारा ही संभव हो सका। अपनी योजना तथा उनके रूपायन से ही सिंगापुर को भी विकसित राष्ट्रों में अग्रणी होने का सौभाग्य मिला। वैश्विक मापदंडों के अनुसार देखें तो उसके आकार की तुलना में उसकी उपलब्धियां बड़ी ऊंची है। मनुष्य को पहली बार चंद्रमा पर पहुंचने के लिए 20,000 वैज्ञानिकों ने लगातार 20 वर्षों तक अथक परिश्रम किया था। उत्कृष्ट योजना के ठीक ठीक फलीभूत होने का यह उदाहरण है। भविष्य के समृद्धशाली भारत की कल्पना करने वाले नेताओं ने पंचवर्षीय योजना के रूप में कई रणनीतियां बनाई हैं। निरंतर बढ़ती जा रही जनसंख्या के फलस्वरूप भविष्य में होने वाले अत्राभाव के चलते जनता को भूखमरी से बचाने के लिए नियोजित परिवार की आवश्यकता का व्यापक प्रचार किया गया। भविष्य के लिए बनाई जाने वाली योजनाओं में जीवन बीमा का महत्वपूर्ण स्थान हो गया है। समाज, सरकार तथा छोटी बड़ी संस्थाएं सभी अल्प या दीर्घकालीन योजनाओं को लेकर चल रहे हैं। आधुनिक चेतना से युक्त कोई भी व्यक्ति भविष्य के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकता। कोई भी समझदार व्यक्ति भविष्य की दृष्टि से अपने जीवन का नियोजन करता है। हमारे पूर्वजों ने इलहोक में निवास तथा परलोक गमन के विषय में सुनिश्चित योजनाएं बनाई। कालिदास अपने रघुवंश में कहते हैं, रघुवंश के राजनाथ बाल्यकाल में विद्या अर्जित करने से युवावस्था से गृहावस्था जीवन का मुख लेते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करते थे। वृद्धावस्था ध्यान, चिंतन तथा साधना से व्यक्तित्व करते थे और अंततः योग मार्ग से देहांतगान कर देते थे। विंस्टन चर्चिल कहते हैं, देश के भविष्य का निर्माण करने की इच्छा रखने वाले नेता को उस देश द्वारा हजारों सालों से अपनाए हुए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन के निर्माण में भी अपनी वंश परंपराओं तथा परिवेश के प्रति सजगता का बोध अनिवार्य है। जब हम वर्तमान में ही जीने पर बल दिया जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम अतीत की घटनाओं को विस्मृत करके अपनी पुरानी भूलों से कुछ न सीखें तथा अपनी शक्तियों का लाभ न उठाएं। इसका यह तात्पर्य भी नहीं है कि हम भविष्य के लिए विशिष्ट योजनाएं न बनाएं या अपने संशोधन न करें। बनाई गई योजनाओं का फलीभूत बनाने के लिए वर्तमान का पूरा उपयोग करना होगा और अपने प्रयासों को उनकी चरम सीमा तक ले जाना होगा। ऑस्लर के शब्दों का यही मर्म है। एक बार मनोवैज्ञानिक ने विभिन्न प्रकार की 3,000 लोगों से प्रश्न किया, सामान्यतः आप अपना समय कैसे बिताते हैं? आपका मन मुख्यतः किन चीजों में लगता है? लोगों से विभिन्न प्रकार के उत्तर सुनकर वह चकित रह गया। 14% लोग ने बताया कि वे बिना किसी सुनिश्चित लक्ष्य या कार्य योजना के ही सुनहरे भविष्य की कल्पना में अपना समय बिताते हैं।
कुछ लोगों को आशा थी कि उनके अच्छे दिन आसन्न हैं और वे उम्मीद रखते थे कि उनके बच्चे बड़े होकर धनोपार्जन करके उनका भरण पोषण करेंगे। कुछ अन्य लोगों का विचार था कि ग्रहों की स्थिति बदलने बिना कुछ नहीं हो सकता और वे इसके लिए अगले साल की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ ने बताया कि उनके ऊपर के अधिकारी ही उनके समस्त कष्टों का कारण है और वे उनकी शीघ्र मृत्यु की कामना करते थे। और कुछ अन्य लोग अनेक दिनों, महीनों या वर्षों से अपने लिए एक उत्तम भविष्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनमें से अधिकांश लोग तो मानो समुद्र में स्नान करने के लिए तरंगों के शांत हो जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। आपको जीवन में सफल होना है, परंतु ऊंचे वृक्ष पर लगे फल को पाने की आशा लेकर क्या आप अपने हाथ से फल को फेंक डालेंगे? एक एक सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयास किए बिना सफलता के शिखर पर पहुंचने की कल्पना करना क्या शेख चिल्ली के स्वप्न के समान निरर्थक नहीं है? कुछ लोगों के लिए वर्तमान से तात्पर्य मात्र अतीत की जुगाली करना या फिर भविष्य के लिए दीवा स्वप्न देखते रहना है। परंतु पहले हमें वर्तमान की घटनाओं को समझना होगा। केवल वर्तमान में कार्य करने वाले ही सफल की उपलब्धि करेंगे। अतः सरलतम साधन यह है कि हमें अतीत से सीखना होगा और भविष्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वर्तमान में उत्साहपूर्वक कार्य करना होगा। जंगलीपन से सौम्यता की ओर। अमेरिका के फादर एडवर्ड जोसेफ फ्लेनगंग कैथलीन परमार के एक पुरोहित थे। उन्होंने उन किशोर अपराधियों को सुधारने की बड़ी उपाय किया जो संगठित अपराधियों के कुसंग में पकड़कर हत्या, लूटपाट, हिंसा तथा क्रूरता जैसी कार्यों में लिप्त हो जाते थे। उनके द्वारा स्थापित बाल नगर में सभी जातियों तथा संप्रदायों के अनाथ बालक थे। पथभ्रष्ट अपराधी बालकों को भले तथा सदाचारी नागरिकों के रूपांतरित करने में थे। वह तुलनीय था। पुलिस द्वारा पकड़े गए युवकों को वे अपने बाल नगर में ले आते। उन लोगों के आपराधिक कार्यों का दोषी पाए जाने के बावजूद फ्लेनगंग का विश्वास था कि प्रत्येक व्यक्ति मूलतः भला है और वे अपनी इसी धारणा के अनुरूप उनके साथ व्यवहार करते थे। उन्होंने उन लोगों पर विश्वास किया, उन पर प्रेम की वर्षा की, उनके द्वारा दिए गए सभी कष्टों तथा किए गए सभी उत्पादों को सहा और उनके कल्याण के लिए प्रार्थना तथा उनके उत्थान हेतु परिश्रम किया ताकि उनके जीवन की गाड़ी एक बार फिर रास्ते पर ला जाए। इस प्रकार फ्लेनगंग सबके प्रिय और प्रेम, सहनशीलता तथा सेवा भाव के जीवंत निर्देशक बन गए। फ्लेनगंग का दृढ़ विश्वास था कि बच्चों को झिड़की, गाली या सजा के द्वारा नहीं बल्कि उनके समक्ष एक अनुकरणीय आदर्श चरित्र प्रदर्शित करके ही उनका दिल जीतकर उन्हें सुधारा जा सकता है। बाल नगर के फादर फ्लेनगंग नामक पुस्तक में वर्णित निम्नलिखित घटना से पता चलता है कि किस प्रकार उन्हें एक अत्यंत हिंसक तथा क्रूर युवक को सुधारने में सफलता मिली। अपने माता पिता की देहांत हो जाने
से रेड्डी 4 वर्ष की आयु में ही अनाथ हो गया था। 8 वर्ष की आयु में वह एक अपराधी संगठन का नेता बनने की क्षमता हासिल कर चुका था। एक विचित्र बात यह भी थी कि उसके दल के अधिकांश अपराधी आयु में उससे बड़े थे। यहाँ तक कि युवकों ने भी इस बालक को अपना नेता मान लिया था। एडी ने हत्याएं की थी। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उसने अकेले ही एक बैंक को लूटा था और हजारों डॉलर लेकर चंपत हो गया। एक चुराई पिस्तौल की सहायता से उसने अनेक होटलों को लूटा। एक ऐसी ही अवसर पर जब वह एक वृद्धा की हत्या करने के लिए गोली चलाने जा रहा था, सुरक्षा वालों ने उसे पकड़ लिया। जब वह बालनगर पहुंचा तो उसके मन में पुलिस का जरा भी भय न था। वह जानबूझकर बदमाशी करता, दूसरों पर धौंस दिखाता, सामने आई किसी भी चीज को लूट खसोट लेता और अपनी कक्षा के अन्य लड़कों के प्रति अनुचित भाषा का प्रयोग करता। यहाँ तक कि वह सबके द्वारा सम्मानित फ्लेनगंग का उल्लेख करते समय भी बुरे शब्दों का उपयोग करता। हर चीज को वह घृणा की दृष्टि से देखता। स्कूल के खेलकूद या वाद वृंद में भाग लेना या खेल में काम करना सब कुछ उसे उबाऊ ही लगता था। सार्वजनिक प्रार्थना के समय वह बिल्ली की आवाज की नकल उतारता। घंटों परिश्रम करके दूसरे बालकों द्वारा निपटाए हुए काम को वह क्षण भर में बर्बाद कर डालता। बालनगर में उसके आने से 6 महीनों के बाद तक उसके चेहरे पर मुस्कान की एक भी झलक और उसकी आंखों में आंसू की एक भी बूंद देखने में नहीं आई। लोगों को लगता था कि उसके सिर से पैर तक केवल 20 ही विष भरा है। छात्रावास के प्रबंधक से यह सब सहन नहीं हुआ। उसने फ्लेनगंग को एक पत्र लिखा। प्रिय फादर फ्लेनगंग, मैंने सुना है कि आपके मतानुसार इस जगत में कोई व्यक्ति बुरा नहीं है। क्या आप मुझे बताएंगे कि इस एडी नामक लड़के के विषय में आप क्या कहेंगे? एक रात सोते समय एडी कराह रहा था। उसके चेहरे की ओर देखते ही फ्लेनगंग समझ गए कि उसे तेज बुखार चढ़ा हुआ है। यद्यपि वे एडी के अदम्य उपद्रवियों से काफी कष्ट उठा चुके थे, तथापि फ्लेनगंग ने उन्हें पूरी तौर से भुलाकर बड़े स्नेह यत्न के साथ उसकी सेवा की। बीमारी से उठने के बाद भी फ्लेनगंग, उनके शिक्षक साथी तथा सहपाठी उसकी ओर विशेष स्नेह तथा सद्भाव दिखाते रहे। वरिष्ठ लड़के मनोरंजन हेतु उसे सिनेमा दिखाने ले जाते। भोजन के समय उसका विशेष ध्यान रखा जाता। उसके लिए किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होने दिया गया, परंतु इसके बावजूद एडी के चेहरे पर मुस्कान का कोई भी चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं हुआ। एक दिन एडी सीधा फ्लेनगंग के कार्यालय में पहुंचकर बोला, तो आप मुझे एक अच्छा लड़का बनाना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपको इसमें सफलता मिलेगी? अभी अभी मैं मेट्रन को लात मारकर आ रहा हूं। इस पर आपका क्या कहना है? फ्लेनगंग ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, मेरा अब भी यही विश्वास है कि मूलतः तुम एक अच्छे लड़के हो
अभी अभी मैंने आपको क्या कहा, इसके बावजूद आप वही झूठ दोहराते जा रहे हैं। आप जानते हैं कि मैं अच्छा लड़का नहीं हूं, तो भी आप कहे जा रहे हैं कि मैं एक अच्छा लड़का हूं। बारंबार एक ही झूठ बोलकर क्या आप अपने आप को पक्का मिथ्यावादी नहीं प्रमाणित कर रहे हैं? फ्लेनगंग ने क्षण भर सोचा। उन्हें लगा कि लड़के के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ आ चुका है। उन्होंने एडी से पूछा, बताओ तो एक अच्छे लड़के की क्या पहचान है? यही न कि वह अपने बड़ों का कहना मानता है। एडी ने हामी भरते हुए सिर हिलाया। यही न कि वह अपने शिक्षकों का कहना मानता है। हाँ, एडी बोला। फ्लेनगंग ने कहा, तो फिर तुम यही तो करते रहे हो। परंतु एडी, यहाँ से पहले तुम्हें भले शिक्षक नहीं मिले, आवारा लोग तुम्हारे मार्गदर्शक थे और तुमने उन्हीं का कहना माना। वे लोग तुम्हें गलत रास्ते पर ले गए, तुमने उसका अनुसरण किया और सोचने लगे कि तुम सचमुच ही बुरे हो। परंतु यदि तुम अच्छे शिक्षकों का अनुसरण करो तो तुम भी अच्छे बन सकते हो। इन शब्दों ने एडी के मर्म स्थल का स्पर्श कर लिया। क्षण भर वह मौन खड़ा सोचता रहा। उसे लगा कि फ्लेनगंग के शब्दों में कुछ सच्चाई अवश्य है। इससे उसके हृदय से यह धारणा दूर हो गई कि मूलतः वह एक बुरा लड़का है। वह मेज के दूसरी ओर खड़े फ्लेनगंग के पास आया। फ्लेनगंग ने उसे अपनी बाहों में भरकर आलिंगन पास में बांध लिया। एडी की आंखों से आंसू फूटकर उसके कपालों को भिगोने लगा। 10 वर्ष बाद एडी उच्च श्रेणी में पास होकर ग्रेजुएट हो गया। सेना में भर्ती होकर उसने युद्ध में भाग लिया। उसे विशिष्टता के लिए कई पुरस्कार मिले। उसे अपने मित्रों तथा परिचितों से भी स्नेह तथा सम्मान मिला। अब वह सबकी नजरों में एक विश्वस्त तथा ईमानदार व्यक्ति था। अपनी अच्छाई के विषय में दृढ़ विश्वास ने उसके दिल में वसे हुए उसके मूलतः बुरे होने की धारणा को दूर कर दिया। फ्लेनगंग को उस बालक में अंतर्निहित दिव्यता पर पूर्ण विश्वास था। उनका विश्वास कितना लाभदायी रहा, संदेह तथा अविश्वास की दृष्टि से देखा जाने एक पथभ्रष्ट बालक ने अपनी अच्छाई में आत्म विश्वास पाकर अपने जीवन में काफी उन्नति कर ली। थैंक यू।